सुनीता की शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद सुनीता ने ही अपने इकलौते बेटे मयंक को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। माँ, आपकी मेहनत सफल हो गई। देखो, आपका लड़का 12वीं में फर्स्ट आया है। अब मैं बहुत अच्छे से अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करूंगा। उसके बाद ऐसी नौकरी करूंगा कि आपको फिर कभी किसी के घर झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी माँ को रानी बनाकर रखूंगा। जुग जुग जी मेरे लाल, तूने आज मेरी मेहनत को सफल कर दिया और उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा दे दिया जिन लोगों को ये लगता था कि मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बिगाड़ रही हूँ। तू सच में बहुत अच्छा है। तूने मेरा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। माँ, पिताजी के जाने के बाद आपने ही तो मुझे संभाला है और आपकी वजह से ही मैं इतना काबिल हो पाया हूँ। अब बस मैं अच्छे से कॉलेज में स्कॉलरशिप से एडमिशन हासिल कर लूँ और उसके बाद हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने शहर में अपने भाई किशोर से बात की हुई है। उसके घर के पास एक बहुत बड़ा कॉलेज है। मैं चाहती हूँ कि तू वहीं जाकर अपना एडमिशन करवा ले। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर मैं मामा के पास शहर पढ़ने के लिए चला जाऊंगा तो आप यहाँ पर अकेली पड़ जाएंगी और आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे बच्चे, अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो थोड़ा बहुत मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ता है। मैं अपना ध्यान अच्छे से रख लूंगी। जहाँ इतने दिन दूसरों के घरों में झूठे बर्तन मांजे हैं, वहाँ कुछ समय और सही बेटा। सुनीता किसी भी तरह मयंक को तैयार करती है और उसे अपने भाई किशोर के यहाँ पढ़ने के लिए भेज देती है। किशोर सच में बहुत अच्छा था। वो सुनीता से बहुत प्यार करता था और मयंक का भी वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। आज मयंक के कॉलेज में पहला दिन था, तभी उसकी टक्कर एक रोशनी नाम की लड़की से हो जाती है। हेलो मैडम, लगता है खूबसूरत लड़का देखकर आप अपने आप को संभाल नहीं पाई, तभी आपके कदम डगमगाए और आप मुझसे टकरा गईं। जुबान संभाल कर बात करो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी हूँ। अगर अभी जाकर प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेन कर दी ना, तो जितने एटीट्यूड के साथ तुम किसी छोटे मोटे गांव से उठकर यहाँ पढ़ने आए हो, उसी एटीट्यूड के साथ किसी टेम्पो में बैठकर वापस चले जाओगे। हाँ, या कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं और उसके बाद किसी अच्छी सी गाड़ी में बैठकर तुम्हें भी हमेशा के लिए अपने साथ उसी गांव में ले जाऊं। रोशनी जैसे ही मयंक का ये जवाब सुनती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो मयंक को बस देखते रह जाती है। अब मयंक और रोशनी में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और कुछ सालों के बाद दोनों की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है। रोशनी अपने पिता की कंपनी में एक इंटर्न के रूप में काम किया करती थी। वहीं मयंक की परमानेंट जॉब उसी कंपनी में लग चुकी थी। अब मयंक रोशनी से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने गांव आता है। अपनी बहू को देखकर सुनीता ने कहा, मयंक, मेरे बेटे, तू मेरे जीवन में सच में खुशियों की रोशनी लेकर आया है। जब से तू मेरे जीवन में आया, तब से मेरे जीवन का सारा अंधेरा दूर हो गया। और देख, आज तू शादी भी रोशनी नाम की लड़की से करके आ गया। रोशनी, देख क्या रही हो? माँ के पैर छुओ। रोशनी भी अब सच्चे दिल से सुनीता के पैर छूती है और सुनीता उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। जिसके बाद रोशनी एक दो दिन तो अपने गांव के घर में अच्छे से एडजस्ट कर लेती है, पर सुनीता उसे कोई काम नहीं करने देती। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती थी। तभी एक दिन सुनीता की पड़ोसन विनीता ने आकर सुनीता से कहा, सुनीता, वैसे तेरे भाग्य तो चमक उठे। सुना है कि तेरी बहू बहुत बड़े पाप की बेटी है। कितना दहेज लेकर आई है? मेरी बहू किसी चमकती हुई रोशनी से कम नहीं है। वो दहेज क्यों लेकर आएगी? वो इस घर की बहू नहीं, बल्कि बेटी है।
किसी और के घर से जनी है तो क्या हो गया? ये सब कहने की बात है, एक लौता बेटा है तेरा। अगर गांव में भी तू उसकी किसी और लड़की से शादी करती तो भी कम से कम 10 लाख का दहेज मिलता। फिर मुफ्त में अपने बेटे की शादी तूने क्यों कर दी? ये फालतू का ज्ञान मुझे मत दे। यहाँ हम लोगों को पढ़ा लिखा कर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और तू वही अपनी पुरानी सोच के साथ जिंदा है। यही कारण है कि तेरी बेटी जवान होते ही घर से भाग गई थी। सुनीता की ये बात सुनकर विनीता का मुंह बन जाता है और उसने अपने मन में कहा, मैं जब भी अपनी बेटी के बारे में भूलने की कोशिश करती हूँ, ये सुनीता मुझे वो बात याद दिलाकर बदनाम करने की कोशिश करती है। बस बहुत हो गया। अगर इसका घर मैंने ना तोड़ा तो मेरा नाम भी विनीता नहीं। इतना बोलकर विनीता वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जब सुनीता मंदिर गई हुई थी तो विनीता घर आई और कहने लगी, क्या बात है रोशनी बहू, सुनीता बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? आंटी जी, वो तो मंदिर गई हुई है। कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा उनको वापस आने में। वैसे कुछ भी बोल तू, बहुत बुरी किस्मत लेकर आई है तू। ऐसा क्यों कह रही है आंटी जी आप? मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है और माँ जैसा प्यार करने वाली सास मिली है, फिर मेरी किस्मत बुरी कैसे हो सकती है? अरे तू यही तो नहीं जानती। एक बात बता, वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन उसने तुझसे ही शादी क्यों की? क्योंकि तू एक अमीर घर की है। आप कैसी बातें कर रही है? अगर उन्हें दहेज चाहिए होता तो वो मांग लेते, लेकिन उन्होंने मेरे पापा से कुछ भी नहीं लिया। अरे बैल बुद्धि लड़की, तू अपने बाप की एकलौती बेटी है, एकलौती बेटी। आज नहीं तो कल जब वो दोनों यानी तेरे माता पिता मर जाएंगे तो सब कुछ तो तेरा ही होगा ना। फिर बेकार में भिखारी की तरह भीख मांगने की क्या जरूरत है, जब मयंक को सब कुछ बिना मांगे ही मिलने वाला है। पड़ोसन की बात सुनकर कहीं ना कहीं अब रोशनी के मन में भी अपनी सास और पति के लिए कड़वाहट पनपने लगती है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सोचते सोचते उसे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद वो खुद से कहती है, कोई बात नहीं, अगर मेरे पति को मेरे पिता की सारी जायदाद चाहिए तो वो मैं उसे देने को तैयार हूँ। आखिर वो मुझे छोड़कर जाएगा भी कहाँ। लेकिन इस बुढ़िया को मैं अपने पिता की जायदाद नहीं हड़पने दूंगी। इसको इसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। कहाँ ये झाड़ू पोछा करने वाली थी और कहाँ अब इतनी ऐश से रह रही है। इसके बाद अब रोशनी सुनीता को परेशान करने की ठान लेती है। समय गुजरता है और एक दिन सुनीता रोशनी के पास आती है और कहती है, रोशनी बेटा, तुझे इस घर में आए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन तूने अब तक अपनी पहली रसोई नहीं की है। आज मैं तुझे चाय बनाना सिखा देती हूँ। क्यों माँ जी, मुझे चाय बनाने की क्या जरूरत है? मेरा पति कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है। 1.5 लाख। मेरे पिता भी बहुत अच्छी हैसियत रखते हैं। शहर में उनकी दो कंपनी है। अगर मेरे आसपास कोई सबसे ज्यादा गरीब है जिसे काम करने की जरूरत है तो वो है आप। इसीलिए चाय बनाना आप ही सीखे। मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं नौकर रख लूंगी। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया है तुझे? पहले तो तू ऐसी बातें नहीं करती थी, फिर अब मुझसे तू इस तरह बातें क्यों कर रही है, जैसे तुझे मेरे साथ नहीं रहना? ये समझ लीजिए माँ जी कि रोशनी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है और उसे भविष्य और वर्तमान सब नजर आ रहा है। खैर, जब चाय बनाने जा ही रही है तो मेरे लिए भी 1 कप चाय बना लेना और अच्छी बनाना। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो दोबारा बनाने को बोल दूंगी। इतना बोलकर रोशनी वहां से चली जाती है तो वहीं सुनीता भी रोशनी से कोई भी बहस नहीं करती
और वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब सुनीता रोशनी के गंदे कपड़े भी धोया करती। एक दिन मयंक काम से आता है और सुनीता को कपड़े धोता देखकर कहता है, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? और आपको कपड़े धोने की क्या जरूरत है? मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत इसलिए की ताकि आपको कोई काम ना करना पड़े। रोशनी कहाँ है? रुको, मैं रोशनी से पूछता हूँ कि वो आपको कपड़े क्यों धोने दे रही है। मयंक की बात सुनकर सुनीता बात संभालते हुए कहती है, नहीं मयंक बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोर हो रही थी। इस उम्र में हाथ पैरों में जंग ना लग जाए, बस इसलिए मैंने ही बहू को कहा था कि ला मैं कपड़े धो देती हूँ, तू घर का बाकी काम कर ले। वो खाना बना रही है रात का, तो मैंने सोचा मैं कपड़े धो लेती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मयंक एक लंबी सांस लेता है और अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े धोकर आ जाओ, फिर साथ में बैठकर खाना खाएंगे। फिर मैं रात को आपके पैरों पर तेल की मालिश भी कर दूंगा। मयंक ये बोलकर अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि रोशनी वहां मोबाइल में रील्स देखकर दांत फाड़कर हंस रही थी और घर में चूल्हा जला ही नहीं था। ये देखकर मयंक ने रोशनी से कहा, तुमने खाना नहीं बनाया? माँ ने तो कहा था कि तुम खाना बना रही हो, इसलिए वो घर के कपड़े धो रही हैं। लेकिन तुम तो यहाँ अपना फोन चला रही हो, और जिस तरह से तुम फोन चला रही हो उससे साफ जाहिर है कि तुम अभी नहीं बल्कि पिछले 1.5 घंटे से फोन चला रही हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? रोशनी मयंक को देखकर घबरा जाती है और माफ करना, वो खाना बनाने जाना था, लेकिन फोन चलाते हुए समय का पता ही नहीं चला। आप जल्दी से चेंज करो, मैं जल्दी से खाना बनाकर लेकर आती हूँ। अब रोशनी रसोई में जाती है, लेकिन रोशनी का गुस्सा अपनी सास के प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है और वो खुद से कहती है, जरूर इस बुढ़िया ने ही मेरे पति के कान भरे हैं। इस बुढ़िया को तो सबक सिखाना पड़ेगा। रोशनी को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो सुनीता के पास गई और झूठे प्यार का दिखावा करते हुए कहने लगी, माँ जी, आप एक काम करिए, ये सारे कपड़े धो दिए हैं, मैं इसे अच्छे से सुखा देती हूँ, तब तक आप खाना बना दीजिए। आप तो जानती ही है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। ठीक है मेरी बच्ची, ये सारे कपड़े तो अच्छे से सुखा दे, मैं जल्दी से कुछ बढ़िया सा खाना बना देती हूँ। और हाँ, सभी कपड़े अच्छे से सुखाना ताकि कोई भी कपड़ा हवा से उड़े नहीं। इतना बोलकर अब सुनीता रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और रोशनी ने कपड़ों की बाल्टी पर जोर से लात मारी और कहा, इस बुढ़िया की जिंदगी पर भी किसी तरह ऐसे ही लात मारने का मजा मिल जाता तो क्या ही बात होती। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली, इसको बताना ही पड़ेगा कि मैं हूँ कौन और उसने किससे पंगा लिया है। जब एक तरफ रोशनी अपना गुस्सा उतार रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सुनीता खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन जैसे ही मयंक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसने रोशनी से कहा, रोशनी, मेरी व्हाइट वाली टी शर्ट नहीं मिल रही। आज ज्यादातर स्टाफ व्हाइट टी शर्ट पहन कर आने वाला है। आप मुझसे क्या पूछ रही है? कल माँ जी ही सारे कपड़े धो रही थी, उन्होंने ही कपड़े धोए थे, आप उनसे जाकर पूछ लीजिए ना। अब मयंक रोशनी से सीधा सुनीता के पास जाता है तो सुनीता बाहर जाकर देखती है, सारे कपड़े फैले पड़े थे, वो मिट्टी में गंदे हो गए थे। ये देखकर मयंक कहने लगा, ये सब क्या है माँ? आप पहले कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करती थी। आखिर ये सारे कपड़े इतनी जल्दी गंदे कैसे हो गए? आपने इन्हें अच्छे से सुखाया नहीं था क्या? सुनीता आगे कुछ कह पाती तभी वहां पर रोशनी आती है और सुनीता की बात को काटते हुए कहती है, क्या रोशनी माँ जी, मैं तो खाना बना रही थी और कल तो खाना मैंने बनाया है और आपने कपड़े धोए। अब आप ये मत कहना कि ये कपड़े मैंने सुखाए हैं और इसीलिए सारे कपड़े गंदे हो गए। सुनीता समझ जाती है कि ये सब कुछ रोशनी ने जानबूझकर किया, पर वो अपने बहू बेटों के बीच में लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपनी गलती मान लेती है।
लेकिन मयंक उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोलता है, कोई बात नहीं माँ, हो जाता है। रोशनी, तुम पूरी कोशिश करो कि माँ जी को अब कोई भी घर का काम करने की जरूरत ना पड़े। अब तुम इस घर की बहू हो और इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें अच्छे से संभालना है। अगर तुम सारा काम नहीं संभाल पाती हो तो हम एक नौकर रख लेंगे। नौकर की क्या जरूरत है? माँ जी है ना, मेरा मतलब है माँ जी भी तो पहले दूसरों के घरों में नौकर का काम करती थी, तो मैं घर का काम संभाल लूंगी और जो काम मुझे नहीं आएगा वो माँ जी मुझे सिखा देगी या खुद कर देगी। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? सुनीता की आंखें रोशनी की बात को सुनकर भर आती है। वहीं मयंक को काम के लिए देरी हो रही थी, इसलिए वो ज्यादा बातों पर ध्यान दिए बिना काम पर चला जाता है। वहीं अब सुनीता सारे घर का काम खुद ही किया करती, खाना बनाया करती और हर किसी का अच्छे से ध्यान रखा करती, और रोशनी सारा दिन सिर्फ और सिर्फ आराम किया करती। एक दिन जब सुनीता सब्जी लेने गई हुई थी, तभी विनीता फिर से आती है और रोशनी से कहती है, क्या बात है रोशनी बहू, आखिर तूने मेरी बात मान ही ली। अब वो सुनीता सारा दिन मुंह लटकाए इधर उधर घूमती रहती है। उसका चेहरा देखकर पता चलता है कि उसके सारे सपनों पर तूने पानी फेर दिया। आंटी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। अरे, मैं ऐसे कैसे सुनीता को इतनी सुंदर और प्यारी लड़की के साथ बुरा करने देती? अरे, अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं उसकी शादी तुझसे करवा देती। लेकिन कोई बात नहीं, मयंक भी मेरे बेटे जैसा है, उसकी तो फिर भी कोई गलती नहीं है। ये सारी चाल तो सुनीता की थी, सुनीता की। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर विनीता वहां से चली जाती है और अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सुनीता लौटकर नहीं आती। मयंक आता है और आते ही अपनी माँ सुनीता के बारे में पूछता है, क्या बात है रोशनी, माँ कहीं नजर नहीं आ रही? सब्जियाँ लेने गई थी, लेकिन माँ को गए हुए तो कई घंटे बीत चुके हैं। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था, पता नहीं वो क्यों नहीं आई। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा भी एहसास है या नहीं रोशनी? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि माँ अब तक वापस क्यों नहीं आई। मैंने तुमसे शादी ये सोचकर की थी कि तुम बहुत जिम्मेदार लड़की हो और तुम में अमीरी का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ आकर तुम्हारा एक अलग ही रूप दिख रहा है। मयंक की इस बात को सुनकर रोशनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे जवाब देते हुए कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझसे शादी पैसों के लिए की, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन तुम्हारी माँ को मैं माफ नहीं कर पा रही। वो मेरे सामने अच्छा होने का नाटक करती थी ताकि मेरे माँ बाप के मरने पर सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए और वो उस पैसे से ऐश कर सके। रोशनी की ये बात सुनकर मयंक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, अब मयंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? जब मेरे पिता का देहांत हुआ था और मैं छोटा था, तब उनके सामने इसी गांव के जमींदार ने शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही थी। उन्होंने दूसरों के घरों में काम कर मुझे पाल पोस कर शहर भेजा, ये सोचकर कि मैं अच्छा काम करके वापस लौटूंगा, और मैं लौटा भी। मेरी शादी को लेकर सपने तो मेरी माँ के भी बहुत थे, लेकिन मैंने तुमसे शादी करी। फिर भी मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया बिना ये सोचे समझे कि तुम एक अमीर घर की बिगड़ी औलाद हो। पर शायद मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें अच्छा मानता रहा। मयंक, पर विनीता आंटी ने तो मुझे। तुम किसी और की बातों को सुनकर अपनी सास के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हो रोशनी? तुम तो ऐसी नहीं थी। मैंने तो एक चुलबुली और समझदार लड़की से शादी की थी। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि माँ की सेहत इतनी खराब क्यों होती जा रही है, और अपने पैसों के लालच में मैं अपनी माँ का ध्यान ही नहीं रख पाया और कभी पूछ ही नहीं पाया कि आजकल वो इतनी उदास क्यों रहती हैं। मयंक,
तुमने मुझे जितना भी सुनाना है सुना लेना, लेकिन पहले हमें माँ जी को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। माँ जी कहीं भी नजर नहीं आ रही है और कई घंटे हो गए हैं वो घर वापस नहीं आई है। अब मयंक और रोशनी सुनीता को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें विनीता एक पड़ोसन के साथ हंसकर बात करती हुई नजर आती है। रोशनी से अब रहा नहीं जाता और उसके पास जाकर कहती है, आंटी, आपने लाख कोशिश की कि मैं अपनी सास से नफरत करने लगूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार अपनी सास से करती हूँ। इसीलिए आज के बाद आपको मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूं। और एक बात और, जैसी आपकी सोच है, आपकी बेटी ने घर से भागकर बहुत अच्छा किया। विनीता रोशनी की बात सुनकर हैरान रह जाती है और विनीता के साथ में खड़ी हुई औरत भी चुपचाप वहां से चली जाती है। जिसके बाद मयंक और रोशनी सुनीता को सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। जब थके हारे वे घर आते हैं तो सुनीता गंदे कपड़ों में अपना सामान बांध रही थी। उसे ये सब करते देखकर मयंक ने कहा, ये सब क्या हो गया माँ? और आप कहाँ थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिली। माँ जी, हुआ क्या है और आपका ये हाल कैसे हो गया? कुछ बताइए। सुनीता ये बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, जब मैं बाजार सब्जियां लेने गई तो कोई मेरा बटुआ छीन कर भाग गया। मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन इस बूढ़े शरीर से भागा नहीं गया और मैं गिर गई। कुछ देर बेहोश होने के बाद जब मैं होश में आई तब मैं वहां अकेली थी। फिर मैंने घर आते हुए सोचा कि जब मैं अपने बटुए का ध्यान नहीं रख सकती तो इस परिवार का ध्यान कैसे रखूंगी। अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और उसने अपना ख्याल रखने के लिए शादी भी कर ली है, इसलिए मैं अपना सामान बांध कर जा रही हूँ। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। ये बात सुनकर रोशनी की आंखों में आंसुओं की बौछार होने लगती है और वो अपनी सास को गले लगाते हुए कहती है, माँ जी, एक माँ का फर्ज कभी पूरा नहीं होता। एक माँ हमेशा माँ रहती है। माँ की कमी को पूरा कोई नहीं कर सकता। माँ जी, आप मेरी सास नहीं बल्कि माँ है। माँ माँ का साया बच्चों पर हमेशा होना चाहिए। मैं आपके पैर छूकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक आपके साथ जितना भी बुरा किया, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। मैं बस किसी के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। बहू ना सही, पर एक बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए माँ। हाँ माँ, अब से रोशनी अगर आपका ध्यान नहीं रखती तो मैं आपका ध्यान रखूंगा और आपसे हर बात पूछूंगा कि मेरी माँ खुश है या नहीं। माँ जी, रोशनी इस घर की बहू है और उसका फर्ज बनता है कि वो आपको खुश रखे। माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। सुनीता जब अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनती है तो उसकी आंखें भर आती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी अमीर बहू दिल से बुरी नहीं थी। वो सिर्फ विनीता के बहकावे में आकर ऐसी हरकतें कर रही थी। जिसके बाद अब सुनीता और रोशनी अपने घर में किसी भी अनजान को नहीं आने देते, और अगर कोई अनजान आता भी तो उसे अपनी हद पता होती कि उसे किस हद में बात करनी है। जिसके बाद उनके घर में कोई भी आग नहीं लगाता।